Namaskar. Today's topic is tense, काल. To understand the basic language, we should understand the tenses. इंग्लिश में टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, हम जानते हैं. टेंस को हम टाइम के कॉम्बिनेशन में समझेंगे. टाइम के कॉम्बिनेशन में इन दैट मीन्स द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट इज डिपिक्टेड बाय द पर्टिकुलर टेंस ऑफ द सेंटेंस. किसी घटना के, काम के होने के समय की जानकारी हमें होती है. टुडे आवर टॉपिक इज फर्स्ट टेंस, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम हिंदी के साथ कॉम्बिनेशन करके समझेंगे. क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि यदि हमें एक भाषा की जानकारी है तो वो हमारे लिए दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है. इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड बेनिफिशियल. इट इज नॉट द बैरियर टू अंडरस्टैंड अनदर लैंग्वेज. सो पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान यह है कि इसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं. सिंपल है भी आ सकता है, हूं भी आ सकता है. जैसा कि हमने बी की फॉर्म में पढ़ा था, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होती है. तो सेंटेंस आई एम अ टीचर इज ऑल्सो सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेयर आई इज सब्जेक्ट, जहां आई सब्जेक्ट करता है, एम मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अ टीचर वहां पर अ आर्टिकल है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं. और टीचर जो कि नाउन है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स. यहां पर टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है. ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये आई का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है. तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिले ही. ऑब्जेक्ट ना होकर के कोई कॉम्प्लीमेंट भी हमें मिल सकता है. वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का हो सकता है, वर्ब का हो सकता है, या ऑब्जेक्ट का ही अनदर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में हो सकता है. ये रहा एक सिंपल एग्जाम्पल बी के कोरिलेशन में. सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं. आई टीच इंग्लिश. सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, ऑब्जेक्ट इंग्लिश. सिंपल फॉर्मेशन. इसको यदि हम ये कर देते हैं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं. अंग्रेजी भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, और आपको यानी कि यू वह भी एक ऑब्जेक्ट है. जब दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं. आई टीच यू इंग्लिश. आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, ऑब्जेक्ट यू एंड देन इंग्लिश. या फिर आई टीच इंग्लिश टू यू. यहां पर इंग्लिश और यू दोनों है. इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पे वर्ब का इफेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है. तो जब दो ऑब्जेक्ट हो तो सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं. और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यू, इसके पहले टू प्रीपोजिशन आएगी अगर इसको हम बाद में रखते हैं. इस पर ध्यान देंगे. यह सेम कंडीशन पैसिव फॉर्मेशन के समय हमें काम में आएगी. जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो पैसिव दो टाइप से बनाया जा सकता है. सो दिस एग्जाम्पल आई टीच यू इंग्लिश. अगर यहां पर हम सब्जेक्ट को बदल देते हैं और सब्जेक्ट ही कर देते हैं, देन द सेंटेंस विल बी ही टीचेस यू इंग्लिश. हियर टीच बिकम्स टीचर्स. ईएस इज एडेड टू टीच. ईएस जुड़ जाता है टीच के साथ. जब कभी सब्जेक्ट, एक सिंगल लाइन आपको याद रखनी है कॉन्फिडेंस के साथ, जब कभी सब्जेक्ट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने प्रोनाउन में पर्सन के बारे में पढ़ा है. जब कभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा. ईएस कब लगेगा? द सेम रूल एज अप्लाइड टू द नाउन इज अप्लाइड टू द वर्ब ऑल्सो. हमने नाउन के उस चैप्टर में सिंगुलर प्लूरल में पढ़ा है. ईएस कब जोड़ा जाता है? वही ईएस जोड़ा जाएगा उस वर्ब में टू द वर्ब एंडिंग विथ एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड. नाउन में ईएस जोड़ करके या एस जोड़ करके हम उसका प्लूरल बना लेते हैं, जबकि वर्ब में एस ईएस जोड़ करके इसका सिंगुलर फॉर्म बनता है. वर्ब में एस ईएस जुड़ा हुआ है, वह सिंगुलर फॉर्म है वर्ब का. क्योंकि मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस जुड़ती है. सो द सेंटेंस इज आई टीच यू इंग्लिश, ही टीचेस यू इंग्लिश. यह सकारात्मक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट आ जाता है. डू नॉट या डज नॉट. यहां सेम फिर वही बात. डज कब आएगा? डज तब आएगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, बाकी सबके साथ डू आएगा.
तो ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट डज आएगा, आई के साथ डू आएगा। इसको हम प्रोनाउन के रेफरेंस पे समझ लेंगे। तो वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीचेस यू इंग्लिश। वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच यू इंग्लिश। यहां पर जब डज आ जाता है तो वर्ब के साथ अगर एसीएस है तो वहीं डज आएगा, तो डज उसका काम कर देता है, इसलिए फिर डज के साथ वर्ब की एसीएस नहीं लगेगी, वह काम डज ने कर दिया है। ही डज नॉट टीच यू इंग्लिश। यह हुआ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू या डज पहले आ जाता है और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रह जाता है। तो डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कोई कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है तो वह आएगा, चाहे वो प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब किसी का भी हो। और उसके बाद अगर प्लेस और टाइम है तो सेंटेंस के लास्ट में प्लेस और टाइम आएंगे। तो इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा, क्या वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है? डज ही टीच यू इंग्लिश? एंड देन क्वेश्चन मार्क। डज ही टीच यू इंग्लिश? क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं? डू आई टीच यू इंग्लिश? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? डू आई प्ले क्रिकेट? क्या मैं भाषण देता हूं? डू आई डिलीवर स्पीच? इसी तरह हम उस सेंटेंस बना सकते हैं। यह हुआ हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका हम इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसमें क्या होता है, डू या डज पहले आ जाता है। डू या डज का रूल हमारा क्लियर है, डज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू या डज के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है और उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। क्या वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है? डज ही नॉट टीच यू इंग्लिश? क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं? डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं? डू आई नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वे कबड्डी नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले कबड्डी? क्या वह कपड़े नहीं धोती है? डज शी नॉट वॉश क्लॉथ्स? अब यहां डू और डज, इसका जो नेगेटिव फॉर्म है, डोंट या डजंट, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डू नॉट और डज नॉट का, डोंट और डजंट। इसको हम एक साथ भी यूज में ले सकते हैं और एक साथ यूज में लेने पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में यह शुरुआत में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, इसको हम कर लेंगे डजंट ही टीच इंग्लिश। अगर हम डजंट को सीधा सामने लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल फॉर्मूला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रेगुलर हैबिट ऑकरेंस, जो नियमित कोई काम हो रहा है या घटित होता है प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए आता है। यूनिवर्सल फैक्ट कोई है, एक शाश्वत सत्य है, जो यूनिवर्सल फैक्ट है उसके लिए आता है। आपने एग्जाम्पल हमेशा सुना होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें अभी हम इसके थोड़ा सा आगे आते हैं, इसके WH वर्ड को लेकर चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, WH वर्ड के साथ। WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब WH वर्ड जिस चीज को पूछ रहा है वह चीज हम सेंटेंस से हटा देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि WH वर्ड जिस चीज का आंसर पूछता है उस चीज को हम निकाल देंगे। अगर सब्जेक्ट के पूछ रहा है तो सब्जेक्ट को निकाल देंगे, वर्ब है तो वर्ब को निकालेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। केवल हु, WHO हु, जो WH वर्ड है, इसके बाद डू या डज नहीं आएगा। यह डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यह सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, वह मुझे क्या पढ़ाता है। WH वर्ड व्हाट सबसे पहले, उसके बाद वह है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आएगा, व्हाट डज, देन सब्जेक्ट ही, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म टीच मी एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश को हमने हटा दिया क्योंकि वो आंसर है व्हाट का। व्हाट डज ही टीच मी?
WH वर्ड व्हेन से लेते हैं, वह मुझे अंग्रेजी कब पढ़ाता है। व्हेन डज ही टीच मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी कहाँ पढ़ाता है। वेयर डज ही टीच मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है। वाई डज ही टीच मी इंग्लिश। एंड नाउ सी, वह मुझे अंग्रेजी कैसे पढ़ाता है। हाउ डज ही टीच मी इंग्लिश, वे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं। वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल, और वाई डोंट दे गो टू स्कूल। हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज में लिया है डू नॉट का, दैट इज डोंट। नाउ वेरी बी केयरफुल इन यूज ऑफ विच, हुज एंड हु। वह तुम्हें कौन सा विषय पढ़ाता है। विच सब्जेक्ट डज ही टीच यू, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, एंड हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। यहाँ हमें हु डिफरेंस अंतर समझा रहा है सिंगुलर और प्लूरल का। बी केयरफुल, हुज चिल्ड्रन डू यू टीच, तुम किसके बच्चे पढ़ाते हो। या विच क्लास डू यू स्टडी इन, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने अक्सर सुना है, इन विच क्लास डू यू स्टडी। यहाँ इन प्रीपोजिशन है जो बाद में प्लेस लेता है, इसलिए इनके यूज में आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे डियर स्टूडेंट्स। कुछ और उदाहरण, कुछ लोग रक्तदान करते हैं, सम पीपल इज द सब्जेक्ट। दान करना, डोनेट, सम पीपल डोनेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। सम पीपल डोनेट ब्लड, some people do not donate blood. Do some people donate blood, do some people not donate blood। अकॉर्डिंगली आप सेंटेंस बनाएंगे, जितना मैक्सिमम सेंटेंसेस आप हो सकता है इसके सेंटेंस बनाइए। फ्रेम एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन। मैं रोजाना रामायण देखता हूं, आई वॉच रामायण डेली। वे रोजाना रामायण देखते हैं, दे वॉच रामायण डेली। नहीं देखते हैं, दे डू नॉट वॉच रामायण डेली। डू दे वॉच एंड डू दे नॉट वॉच। अकॉर्डिंगली फ्रेम द सेंटेंसेस। एक लिस्ट बनाइए वर्ब की, और वर्ब की लिस्ट बना करके अलग अलग सब्जेक्ट रख करके, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ वर्ब कॉम्बिनेशन बना करके, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री या ऑब्जेक्ट बना करके फ्रेम द सेंटेंसेस। दैट्स ऑल, थैंक यू।